हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसआर एग्जाम 21। दोस्तों, जो लास्ट क्लास 6 हुई उसमें हमने देखा कि भारत में किस प्रकार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और उस आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। और मैंने बताया भारत की राजधानी दिल्ली बनाए जाने के 4 प्रमुख कारण थे। उसमें एक दिल्ली का एक ऐतिहासिक महत्व था, चूँकि दिल्ली सल्तनत काल से मुग़ल काल तक भारत की राजधानी थी। दूसरा कारण, अंग्रेज अपने आप को मुग़लों का वास्तविक उत्तराधिकारी बताना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। दिल्ली के दक्षिण में एक नया शहर बसाया जिसको न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उस न्यू दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा कारण था, चूँकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को कोलकाता एक सुरक्षित राजधानी महसूस नहीं हो रही थी। चौथा जो प्रमुख कारण था, चूँकि पूरे वर्ल्ड में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि अंग्रेज़ों को लगने लगा था अब वर्ल्ड वार होने वाला है। चूँकि कोलकाता की स्थिति समुद्र के बहुत ही नियर है, इसलिए अब कोलकाता सुरक्षित स्थान नहीं था। तो दोस्तों, ये थे रीजन राजधानी स्थानांतरित करने के पीछे। फिर मैंने बताया अंग्रेज़ों ने जब नई राजधानी दिल्ली बनाया, वहाँ पर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर नामक 2 वास्तुकारों को बुलाया और उन्होंने पूरी दिल्ली का एक डिज़ाइन तैयार किया। उस डिज़ाइन में आपने देखा संसद भवन, वायसराय भवन, सचिवालय, इंडिया गेट, इन सारे बिल्डिंगों का जो डिज़ाइन तैयार किया गया, उसमें सचिवालय का डिज़ाइन हर्बर्ट ब्रेकर ने तैयार किया और बाकी सारे स्थानों का डिज़ाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया। और दोस्तों, ये जो संसद भवन बनाया गया है, ये रायसेना हिल्स पर बनाया गया है और बाकी जो राष्ट्रपति जो भवन है वो रायसेना हिल्स पर है और जो संसद भवन है वो मुग़ल गार्डन में बना हुआ है। ये बातें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और मैंने कहा इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ प्रथम विश्व युद्ध में और अफ़गान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की यादगार में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया। फिर मैंने देखा था इंडियन होम रूल लीग। मैंने ये भी बताया होम रूल लीग की स्थापना भारत में 2 महान नेताओं ने की। और दोस्तों, जो होम रूल लीग की प्रेरणा भारतीय नेताओं को मिली वो आयरलैंड में रेडमंड के नेतृत्व में चलने वाले होम रूल लीग से मिली। लंदन में इस होम रूल लीग के कारण आयरलैंड को स्वाधीनता देने की बात चल रही थी, तो इससे प्रेरित होकर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भारत में होम रूल लीग चलाने का निर्णय लिया। चूँकि 1914 में जब बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होकर, मांडले जेल से रिहा होकर भारत वापस आए, तो वो भारत में एक ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे उन्हें अखिल भारतीय पहचान तो पहले ही मिल चुकी थी, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे होम रूल लीग का वो रिवीजन। तो दोस्तों, जो होम रूल लीग स्थापित हुई, जो भारत में 2 प्रकार की होम रूल लीग स्थापित हुई। एक मराठी होम रूल लीग जिसकी स्थापना स्वयं बाल गंगाधर तिलक करते हैं, और दोस्तों ये जो स्थापित की जाती है वो 28 अप्रैल 1916 को स्थापित की जाती है। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव केलकर जी थे। तो दोस्तों, जो एनजी केलकर थे वो सचिव थे। इसका जो विस्तार क्षेत्र था, जो इसका कार्य क्षेत्र था, वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, परंतु महाराष्ट्र में मुंबई इसका कार्य क्षेत्र नहीं था। बरार और मध्य प्रांत इनके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित था। इसका मुख्यालय पूना बनाया गया और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 2
पत्र निकाले जाते थे। एक केसरी था जो मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र था, और दूसरा मराठा था जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था, जिसके माध्यम से लीग की कुछ लेख इनमें लिख के प्रसारित किए जाते थे, लोगों को जागरूक किया जाता था स्वाधीनता के बारे में। दोस्तों, इसके बाद एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग स्थापित की, जिसे सितंबर 1916 में स्थापित किया गया। स्वयं बेसेंट जी इसकी अध्यक्ष थी। और मैंने बताया था जॉर्ज अरुंडेल, पहले भी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1906 में एक कमेटी आई जिसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय से, तो वही ये अरुंडेल हैं। उन्हीं को इन्होंने अपना सचिव नियुक्त किया। इनका जो विस्तार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र था वो मराठी होम रूल लीग या तिलक के होम रूल लीग के क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत था। और चूँकि बेसेंट का संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन से था जिसे थियोसॉफिकल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता पहले से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि जब एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की तो सारे के सारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने भी हेडक्वार्टर थे भारत में, जितनी भी ब्रांचेस थी, वो सब इंडियन होम रूल लीग के ब्रांचेस में तब्दील हो गई। और बहुत सारे महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, हकीम अजमल खान, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे नेता इंडियन होम रूल लीग से जुड़े। तो दोस्तों, इनके दो महत्वपूर्ण पत्र थे। एक तो था कॉमनवील, ये दैनिक पत्र था, इंग्लिश में प्रकाशित होता था। दूसरा था न्यू इंडिया दैनिक था, और कॉमनवील साप्ताहिक पत्र था। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने पुरानी क्लास का रिवीजन किया। अब हम देखते हैं आज नई क्लास को, और उसमें हम देखेंगे इंडियन मुस्लिम लीग की बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की, एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी जिसके कारण भारत का पार्टीशन होना पड़ा। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दो देश अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, ये देखते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने जो समझकर बंगाल का विभाजन किया था वह सफल नहीं हो सका। राष्ट्रवाद की भावनाएं कमज़ोर होने के बजाय बंगाल में मजबूत हुई। जब राष्ट्रवाद की भावनाएं बंगाल में कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होने लगी तो अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी। जब अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने अन्य तरीक़ों से इस राष्ट्रवाद की भावना को कमज़ोर करने का प्रयास किया। और ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी का गठन हो जो कांग्रेस की निहायती विरोधी पार्टी हो, क्योंकि जब कांग्रेस की निहायती विरोधी पार्टी होगी तो जो राष्ट्रवाद की भावनाएं कांग्रेस के कारण भारत में उत्पन्न हुई हैं, बंगाल में उत्पन्न हुई हैं, उनको दबाने में, उनका दमन करने में हमें अति सहयोग देगी वो पार्टी। तो जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का एक जो दल है, 35 मुस्लिम
व्यक्तियों का एक दल आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला और उन्हें अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी का प्रमाण दिया, यकीन दिलाया और कहा कि हम पर यकीन कीजिए, हम ब्रिटिश भारत की राजभक्ति का जोरदार समर्थन करते हैं और अपनी कुछ मांगें रखी। तो दोस्तों, जब 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से शिमला में मिला, जिसने प्रांतीय अपनी मांगें कौन कौन सी रखी? प्रांतीय, केंद्रीय और राज्यों के चुनाव में, इसके अलावा निकाय चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, मुस्लिम न्यायाधीशों की बहाली, नौकरियों में आरक्षण और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग रखी। इतनी मांगें रखी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इनकी इस मांग से सहमत हो गया और उसने इन्हें इन सब मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वायसराय ने उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं दोस्तों। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 1906 को बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई दोस्तों, जिसके अध्यक्ष स्वयं बकार उल मुल्क बने। जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है तो मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष स्वयं आगा खां बनते हैं। अगर क्वेश्चन आए मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अगर बकार उल मुल्क ऑप्शन में है तो वही हम लगाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आगा खां को लगाएंगे। और इन्होंने 3 अपने उद्देश्य रखे। मुस्लिम लीग जब पार्टी बनाई तो उसके 3 उद्देश्य रखे। जब इसका गठन हो गया मुस्लिम लीग का, तो प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया लखनऊ, लेकिन बाद में इसको अलीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी पहली बैठक, पहला सम्मेलन 29 से 30 दिसंबर 1907 को कराची में आयोजित किया गया। और जब दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिसको आधार मानते हुए अंग्रेज़ों ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, तो इनका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग बनाए जाने का? मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना। दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना एवं उनका विस्तार करना। तीसरी जो बात थी, अपने उद्देश्यों को संरक्षित रखते हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। तो ये मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे। प्रारंभिक मुख्यालय लखनऊ बनाया गया, बाद में अलीगढ़ स्थानांतरित हुआ। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बकार उल मुल्क बनाए गए, उसके बाद आगा खां इसके स्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये थी मुस्लिम लीग। आप इसको ध्यान रखेंगे, जब तक सलीमुल्लाह और आगा खां रहे, जब तक सलीमुल्लाह और आगा खां रहे, तो दोस्तों ये पार्टी जो थी, ये पार्टी उन्हीं के इशारे पर चलती रही। जिन्ना की कोई भूमिका तब तक नहीं थी। अब दोस्तों देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं किस प्रकार पनपी और भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या था। आइए उसको देखते हैं, भारत में राष्ट्रवादी क्रांति।
दोस्तों, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत के मराठी क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने बीड़ा उठाया और उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया सबसे पहले। और सबसे पहली जो संस्था थी वो थी जो पहला जो उत्सव था वो था गणपति उत्सव। उन्होंने जब गणपति उत्सव 1893 में गणपति उत्सव प्रारंभ किया और 1895 में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया। दोस्तों, ये दोनों महोत्सव प्रारंभ करने के पीछे कारण ये था कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे एकत्रित किया जाए और उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत की जाएं। इन दोनों महोत्सव का उद्देश्य यही था जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए। फिर आप देखेंगे 1899 में मित्र मेला एक संस्था बनेगी और वो किस प्रकार अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस अभिनव भारत का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि गणपति महोत्सव में अधिक से अधिक व्यक्तियों को कैसे जुटाया जाए ताकि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो सकें और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई जाएं ताकि वो अपने अधिकारों को जाने, उनकी मांग को रख सकें। तो दोस्तों, फिर उसके बाद पूना की ये बात है। प्लेग कमिश्नर थे रैंड और एयरस्ट, 2 व्यक्ति थे। दोस्तों, इनकी हत्या व्यायाम मंडल के संस्थापक दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर 2 व्यक्ति मिलकर कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने 1897 में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। ये कहाँ स्थापना की गई? ये स्थापना की गई पूना में। पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई। और चूंकि आपने देखा होगा 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन पूना में होने वाला था, परंतु प्लेग के कारण संभव नहीं हो सका। तो दोस्तों, प्लेग जो फैला उसके लिए एक कमीशन आया जिसके अध्यक्ष रैंड थे और उस समय पूना के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एयरस्ट। तो दोस्तों, ये दोनों प्लेग की जांच करने के लिए जब हिंदू घरों के अंदर जाते तो महिलाओं की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करते, जिसके विरोध में व्यायाम मंडल के संस्थापक दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने इनकी हत्या कर दी। और दोस्तों, जब इसकी हत्या कर दी तो बालकृष्ण हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। दोस्तों, इस हत्या को जब 1917 में रॉलेट कमीशन आया, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इस हत्या को भारत में प्रथम आतंकवादी घटना करार दिया। कहा कि ये भारत में प्रथम आतंकवाद का विस्फोट है। ये बात कही रॉलेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो हम कल पढ़ेंगे मित्र मेला, फिर पढ़ेंगे अभिनव भारत, फिर पढ़ेंगे अनुशीलन समिति, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे किस प्रकार मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, मानिक तल्ला षड्यंत्र, ये सारी घटनाओं को पढ़ते हुए और इस राष्ट्रवाद को 2 क्लास में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।